अच्छा जी, अब हम इसकी असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा की सेक्शन 11 है जी सीपीसी का। सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजंस हैं इसकी। रेलिवेंट प्रोविजन में सेक्शन 11 है सीपीसी का 1908 और क्रॉस रेफरेंस के तौर पे जो है सेक्शन 151 है सीपीसी का, जिसे हम इनहेरेंट पावर भी कहते हैं। और सेक्शन 403 है डबल जेओपर्डी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी का है। और आर्टिकल 13A है, ठीक है, कि डबल पनिशमेंट के अगेंस्ट जो कह लें कि प्रोटेक्शन है फंडामेंटल राइट्स की, वो 13A में कॉन्स्टिट्यूशन के बताया गया है, वो भी इसके क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आ सकता है। और सेक्शन 13 है जनरल क्लॉजेज एक्ट में डबल जेओपर्डी का। तो ये वाले क्रॉस रेफरेंस हैं जो सीपीसी के अलावा जो है ना, जहाँ पर बार कर दिया गया है सूट को या कॉग्निजेंस लेने को, तो वहाँ पर उन्होंने यानी कि कह लें कि या कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो बार कर सकती है। इसके बाद जी रेस जुडिकाटा है। हमने बेयर एक्ट में बड़ी तफसील से पढ़ा था इसका सेक्शन जो है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इजी वर्डिंग में आपके लिए लिखा है। वो कह रहे हैं नो कोर्ट शैल ट्राई सूट और इशू, कोई भी कोर्ट जो है वो ट्राई नहीं करेगी किसी सूट या इशू को इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, जिसमें कोई भी मैटर जो कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट, वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली जो है ना वो इन इशू रह चुका है किसी कह लें कि फॉर्मर सूट में। और वो फॉर्मर सूट जो है वो किन किन के दरमियान होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो मैंने अलहदा पॉइंट बना दिए हैं। बिटवीन द सेम पार्टीज़ होना चाहिए वो सूट जो है, ठीक है, यानी जो पहले में सूट में थे जो डिसाइड हो चुका है, बाद में वही पार्टीज़ आई हैं सेम। बिटवीन पार्टीज़ अंडर होम दे क्लेम लिटिगेटिंग, या अगर वो पार्टीज़ जो है उनकी डेथ हो गई है, उनके लीगल एयर्स आ गए हैं कल को, या उनके एजेंट्स हैं जिनको उन्होंने ऑथोराइज़ कर दिया है, उनके दरमियान होना चाहिए। अंडर द सेम टाइटल, टाइटल जो है ना वो प्रॉपर्टी का सेम होना चाहिए। जो पहले फॉर्मर सूट में हमने कंटेस्ट किया था, वही टाइटल जो है वो हम सब्सिक्वेंट सूट में कर रहे हैं। इन ए कोर्ट, और वो सूट जो है वो किस कोर्ट में लाया जाए, वो कह रहे हैं इन ए कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, उस कोर्ट में लेके आया जाए कि जो कि कॉम्पिटेंट भी है सूट को ट्राई करने की, जो बाद वाला हम लेके आए हैं। और द सूट इन विच सच इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, या कोई ऐसा सूट जिसमें कोई इशू जो है ना हमने रेज कर दिया जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। एंड हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, और उसको सुना था, ठीक है, और उसको डिसाइड कर दिया था कोर्ट ने। तो ये था जी सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा का, ठीक है। बेयर एक्ट में हमने बड़ी तफसील से पढ़ा था इसके बारे में, इसलिए मैंने आपको सरसरी से जो है ना वो एक इसका बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसका पढ़ते हैं कि रेस जुडिकाटा बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है, क्यों कोर्ट्स जो है ना रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो है ना वो कह लें कि आप यूज़ करती हैं, ठीक है, या ये प्रिंसिपल क्यों दिया गया है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक क्या है, विजडम क्या है। वो कह रहे हैं कि क्या पर्पज़ है इसको रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल का, कि नो पर्सन शुड बी वेक्स ट्वाइस, कि किसी को एक ही जुर्म के लिए दो दफ़ा सज़ा ना दी जा सके, ताकि उसके फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। और नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू एंड लिटिगेशन, और सेकंड पर्पज़ इसका क्या है कि ये इंटरेस्ट के स्टेट में है, स्टेट के इंटरेस्ट में है कि लिटिगेशन जो है ना वो एंड हो जाए, बार बार एक ही सूट जो है ना वो चलता ना रहे, बार बार एक ही इशू जो है ना वो दोबारा बार बार ना आते रहे। तो ये इसका पर्पज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका पर्पज़, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके कंडीशंस हैं रेस जुडिकाटा की एप्लीकेबिलिटी की, जिस तरह हमने रेस सब जुडिस की पढ़ी थी कंडीशंस, उसी तरह सेम इसकी कंडीशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग कंडीशन जो है ना वो रेस जुडिकाटा की जो है ना वो पूरी होनी चाहिए अगर ये अप्लाई करना है तो। सेम मैटर इन इशू, पहली कंडीशन क्या है कि मैटर इन इशू जो है वो सेम होनी चाहिए, जो फॉर्मर सूट में थे जो डिसाइड हो चुका था, ठीक है, वो है बाद वाले सूट में जो है ना हम मैटर को लेके आए हैं। वो कह रहे हैं ऑल द मैटर्स इन इशू मस्ट बी सेम इन बोथ द सूट्स, यानी कि वो दोनों सूट्स में जो है ना वो सेम होनी चाहिए। मैटर्स इन इशू मीन्स, अब वो कह रहे हैं मैटर इन इशू मीन्स, यानी मैटर इन इशू का हम क्या मतलब लेंगे, वो कह रहे हैं मीन्स मटीरियल पॉइंट्स ऑन विच इशूज आर फ्रेम्ड, ठीक है।
मैटर इन इशू वो चीज़ें होती हैं जिस पे जो है ना वो कह लें कि इशू फ्रेम होते हैं, ठीक है। ऑर्डर 14 है सीपीसी में इशू फ्रेम करने के बारे में, वो कह रहे हैं कि मटेरियल प्रोपोजिशन जो है ना वो एक पार्टी जो एलिज करती है दूसरी उसको डिनाई करती है, उस पे जो है ना वो इशू फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं जी मैटर इन इशू। जब हम ऑर्डर 14 पढ़ेंगे इसका तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। वो कह रहे हैं कि अगली कंडीशन क्या है रेसिड्यू डिकाटा के एप्लीकेबल होने की कि वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू होने चाहिए मैटर जो है, जो ऊपर वाले हमने बताया ना कि सेम मैटर वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू होने चाहिए। तो वो बताएंगे वो कैसे इशू होंगे, वो नीचे उन्होंने बताया कि वो मैटर्स इन बोथ सूट्स, मैटर जो है वो बोथ सूट दोनों सूट्स में आर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हों। अब मैटर शेल बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। वो कह रहे हैं कि हम कब कहेंगे कि कोई भी मैटर जो है ना वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। विच हैव बीन अलेज्ड बाय वन पार्टी, जिसको अलेज किया है एक पार्टी ने, एंड आइदर डिनाइड और एडमिटेड, और उसको या तो डिनाई किया है या एडमिट किया है, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। एक्सप्रेसली, ठीक है, रिटन या वर्बल, और इम्प्लाइडली रिप्रेजेंटेशन साइंस के तौर पर, या उसको डिनाई किया है दूसरी पार्टी ने, एंड आर नेसेसरी फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, और वो मैटर इस तरह के हैं कि वो डिसीजन के केस के डिसीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर कहेंगे हम कि जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू जो मैटर थे पिछले सूट में वही बाद वाले सूट में है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है सेम पार्टीज होनी चाहिए, वो सेम उसी तरह रेस्ट सब जुडिस की तरह पार्टीज मस्ट बी सेम इन बोथ सूट्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। या तो पार्टीज खुद होनी चाहिए या उनके रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए अगर उनकी डेथ वगैरह हो गई है। सेम टाइटल, टाइटल जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। वो कह रहे हैं द पार्टीज कंटेस्टिंग इन बोथ द सूट्स अंडर द सेम टाइटल, टाइटल जो है वो सेम होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी जब हमने बेयर एक्ट पढ़ा था, ठीक है। तो वही है कि टाइटल जो अगर एक ही प्रॉपर्टी हम पोजेशन को कंटेस्ट कर रहे हैं टाइटल को, तो बाद वाले सूट में जो है ना वो हम वही लेके आ रहे हैं टाइटल। वो कह रहे हैं लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल मीन्स, सेम टाइटल का क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है, दैट द डिमांड शुड बी ऑफ द सेम क्वालिटी इन द सेकंड सूट एज वाज इन द फर्स्ट सूट, कि जो चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं वो सेकंड सूट में भी सेम होनी चाहिए जिस तरह के पहले सूट में थी। फॉर्मर सूट, नेक्स्ट हेडिंग है इसकी फॉर्मर सूट। ये वाली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह रेस्ट सब जुडिस में जो है वो पेंडिंग सूट की जो है ना वो हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इसमें फॉर्मर सूट की हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मर सूट हम किसको कहेंगे, वो कह रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट। अब इसके बाद फॉर्मर सूट और इसके बाद अब हेडिंग आएगी कि वो फाइनली डिसाइड हो, उधर था कि पेंडिंग हो, इधर है कि डिसाइड हो, और इधर कह लें कि फॉर्मर सूट का जो है ना वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो हेडिंग आएगी डिसाइड की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट मीन्स, कि जो एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट है उसका क्या मतलब है, अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन, वो सूट है जो हमने इससे पहले डिसाइड कर दिया है, जो इन क्वेश्चन था उसको डिसाइड कर दिया है। वेदर और नॉट इट वॉज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयर टू, चाहे वो पहले उसको हमने इंस्टीट्यूट किया था चाहे बाद में किया था, यानी दोनों में से जो भी हमने किया था ना सूट डिसाइड, दोनों में से जो भी पहले हो गया है, ठीक है। इसकी मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था जब हमने बेयर एक्ट पढ़ा था, सही है। तो आप हमारा वो लेक्चर जो है निकाल के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। इसका पार्ट 1 है, उसको आप निकाल के इसको आप समझ सकते हैं कि फॉर्मल सूट का मैंने आपको किस तरह बताया था कि प्रायर देयर टू जो होना चाहिए वो। नेक्स्ट, अब इसकी कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। वो कह रहे हैं कि कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए, सही है। अब ये नहीं होना चाहिए कि जी कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो फिर उसने डिसाइड कर भी दिया है सूट, ठीक है, तो उसका वो नल एंड वाइड है, यानी कि वो पर इंक्वायरियम जजमेंट है, इन्फोर्स ही नहीं वो हो सकती, ठीक है, बाइंडिंग फोर्स नहीं रखती वो वाली जजमेंट। वो कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 11 द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, जो कॉम्पिटेंसी है ना कोर्ट की, शैल बी डिटर्मिन्ड इन रीजनल जुरिस्डिक्शन, हमने उसको उसकी रीजनल जुरिस्डिक्शन में डिटर्मिन करना है, विदाउट इट्स एप्टेड जुरिस्डिक्शन,
यानी उसकी हमने एप्लेट यूस्टिशन को नहीं देखना। ये मैंने आपके लिए आसान वर्डिंग में लिख दी है, ठीक है, कि हमने उसकी ओरिजिनल यूस्टिशन को देखना है, उसकी एप्लेट को नहीं देखना। ये भी आपको बेयर एक्ट में बड़ी तफसील से मैंने बताया हुआ है कि किस तरह आपने जो है ना वो देखना है। अब हम जी टाइम इस पर ज़ाया नहीं करते, तो जाहिर सी बात है अगर आपको कोई दिक्कत पेश आ रही है तो आप बेयर एक्ट वाली जो है ना वो लेक्चर वहाँ से जो है ना वो आप गाइडेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। वो कह रहे हैं केसेस ऑन विच रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई। कौन से ऐसे केसेस हैं जिस पर रेस जुडिकेटा जो है वो अप्लाई ही नहीं होगा। सबसे पहले जो है कह रहे हैं व्हेन जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और विदाउट यूरिसडिक्शन। सेक्शन जो है 12 उसकी सब क्लास 2 है, जिसे हम सेक्शन 12(2) भी कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो उसके लिए उसकी हम एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अगर कोई जजमेंट जो है ना फ्रॉड या विदाउट यूरिसडिक्शन जो है ना वो कह लें कि दी गई है। और जाहिर सी बात है अगर फ्रॉड या विदाउट यूरिसडिक्शन दी गई है तो उस जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो दोबारा सूट आ सकता है। वो कह रहे हैं पार्टी कैन अवॉइड द बार ऑफ रेस जुडिकेटा, कि पार्टी जो है ना वो अवॉइड उसको किया जा सकता है रेस जुडिकेटा के बार से, बाय प्रूविंग दैट जजमेंट और ऑर्डर और डिग्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। ठीक है, कोई भी जजमेंट ऑर्डर और डिग्री जो है ना जो हमने फ्रॉड से ली है, कोल्यूजन से ली है, और कोर्ट विच पास द डिग्री इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, या उस कोर्ट ने उसको पास कर दिया था जो कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, तो पार्टी जो है ना रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल जो है ना उससे बच सकती है और दोबारा जो है ना वो सूट लेके आ सकती है। रिकॉल ऑफ ऑर्डर सेक्शन 151 जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स है, ठीक है, कि वो जो है ना फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस जो है ना वो कोई भी आप कह लें कि ऑर्डर्स जो है उनको रिकॉल कर सकती है। अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिकॉल इट्स ऑर्डर्स। कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है ना जिसने कोई केस डिसाइड किया है, या कह लें कि वैसे अपने 100 मोटो पावर यूज़ करते हुए वो कोई भी ऑर्डर जो है उनको रिकॉल कर सकती है इफ़ इट इज़ विदाउट यूरिसडिक्शन और इज़ टेंटेड विद फ्रॉड और कोल्यूजन। अगर कोई भी कह लें कि जजमेंट जो है ना विदाउट यूरिसडिक्शन दी गई है या टेंटेड विद फ्रॉड और कोल्यूजन ली गई है, तो 151 की जो है ना पावर यूज़ करते हुए, ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो उसको सेट असाइड कर सकती है, ठीक है, और फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस जो है ना वो मज़ीद जो है ना काम कोई भी कर सकती है। तो इस सूरत में भी जो है रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट जी काइंड्स है। रेस जुडिकेटा की बेसिकली 2 काइंड्स हैं, ठीक है, एक्चुअल रेस जुडिकेटा और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। सबसे पहले एक्चुअल रेस जुडिकेटा एक्सप्लेनेशन 3 है, हमने बेयर एक्ट में बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जस्ट हमें आपको कह लें कि इसका एक रिव्यू दूंगा थोड़ा सा। तो वो कह रहे हैं कि जी व्हेन मैटर्स मस्ट बी एलेज्ड बाय वन पार्टी। जब एक्चुअल रेस जुडिकेटा हम कब कहेंगे, वो कह रहे हैं कि जब मैटर को एलेज किया हो एक पार्टी ने एंड आइदर डिनाइड और एडमिटेड, और उसको डिनाई या एडमिट किया हो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय द अदर पार्टी, ठीक है, उसको दूसरी पार्टी ने उसको डिनाई किया हो, यानी एक्चुअली एक पार्टी ने एलेज किया हो और दूसरी ने उसको क्या डिनाई किया हो, इट इज़ कॉल्ड रेस जुडिकेटा, एक्चुअल रेस जुडिकेटा सॉरी। तो हम इसको कहेंगे कि एक्चुअल रेस जुडिकेटा है। फॉर एग्जांपल अब प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको उधर भी एग्जांपल दी थी, प्लेंट में एक पार्टी एलेज करती है, रिटन स्टेटमेंट दूसरी पार्टी डिनाई करती है, तो हम इसको कहेंगे कि एक्चुअल रेस जुडिकेटा है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या है, वो कह रहे हैं कि एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड। कोई भी ऐसा मैटर जिसको लिया जा सकता था, माइट लिया जा सकता था, एंड ऑट या लिया जाने चाहिए था, टू हैव बीन मेड ग्राउंड ग्राउंड के तौर पर ऑफ डिफेंस और अटैक। डिफेंस डिफेंडेंट ले सकता था और अटैक प्लेंटिव ले सकता था इन ए फॉर्मर सूट, प्रीवियस सूट में, बट नॉट टेकन बाय पार्टीज। लेकिन ना उसको डिफेंस ने लिया अगर उसने लेनी थी, ना उसको प्लेंटिव ने लिया अगर उसने लेनी थी उसको ग्राउंड को। सच मैटर शैल बी डीम्ड, तो हम समझेंगे यानी कोर्ट समझेगी उसको बी डीम्ड टू हैव डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, कि वो मैटर जो है ना वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू थे और डिसाइड हो चुके हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है जो है कि वैन पार्टी रिलिंक्विश यानी पोर्शन ऑफ सूट और क्लेम, वो खुद ही अपने सूट का कोई पोर्शन जो है उसको रिलिंक्विश यानी कि वो कह लें कि छोड़ दे दूसरी पार्टी को, तो कोर्ट समझ लेगी कि वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो
ग्राउंड हो गई है वो भी, उसको लिया जाना चाहिए था लेकिन उसने नहीं ली, इसका मतलब उसने छोड़ दिया है, दोबारा फिर वो सूट नहीं कर सकती, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की मीनिंग में जो है ना उसको कह लें कि रूल आउट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जो है आखिरी इसकी हेडिंग जो है वो है लिटिगेशन ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ये एक्सप्लेनेशन जो है वो 6 है, ठीक है। इसको भी हमने बेयर एक्ट में बड़ी डिटेल से पढ़ा है, तो ये आपने जो है ना ये लाजमी आखिर पे जो है ना वो ऐड कर लेनी है। सही, ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा कह लें कि एक इम्प्रेशन पड़ता है जब आप इस तरह क्वेश्चन को जो है ना वो अटैम्प्ट करते हैं। वो कह रहे हैं वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक और प्राइवेट राइट। कोई भी जो पर्सन है ना वो अगर लिटिगेशन के जो पर्सन हैं वो बोनाफाइडली कोई कह लें कंटेस्ट कर रहे हैं पब्लिक राइट को या प्राइवेट राइट को, विच इज़ कॉमन फॉर देम सेल्व्स एंड अदर्स, जो उनके लिए कॉमन है या दूसरों के लिए। ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच ए राइट, वो कह रहे हैं वो तमाम पर्सनस जो कि इस कह लें कि राइट में इंटरेस्टेड हैं, पब्लिक और प्राइवेट राइट में, शैल बी डीम टू क्लेम देयर राइट फॉर द पर्पज सेक्शन 11। तो हमने उनको समझना है कि वो उन्होंने राइट को क्लेम कर लिया है। अब जैसे उसके मैंने आपको बेरठ में एग्जांपल दी थी, ठीक है, प्ले ग्राउंड है, तो एक गांव में तो दो लोगों ने जो है वो प्ले ग्राउंड के जो कह लें कि सूट कर दिया है पूरे गांव के बिहाफ पे, तो इसका मतलब है कि सब ने जो है ना वो कह लें क्लेम कर लिया है। अब कल को उठ के गांव में से कोई और बंदा जो जाके है वो वही ग्राउंड पे जो है ना वो सूट कर दे तो वो नहीं कर सकता, वो रज जुडिकट्टा की नज़र हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी जी हमारी असाइनमेंट।